Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So ये मेरी MPS 002 की पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपको अपने MA पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है, MPS 1, 2, 3, 4 सारे आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आपको बस इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, उसके बाद आप अपने PDFs को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के लिए है। सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, वो मैंने इससे पहले ही अपलोड कर दिया है। और इनका जो PDF होता है ना, जो फ्री PDF यूट्यूब क्लासेस वाला, वो कैसे आपको डाउनलोड करना है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपको गूगल पे सर्च करना है MPS 002 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, और ये हिंदुस्तान नॉलेज की वेबसाइट है। बस इस पे जाना है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इस पे हिंदी पे क्लिक कर देना। बस ध्यान देना है आपको कि hindustanknowledge.com का MPS 002 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आर्टिकल है आप उस पे ही जाएं, तो नीचे आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो YouTube वाले फ्री PDF आप ले सकते हो, और अगर आपको गेस्ट पेपर या नोट्स लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है उसके विकास में प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसके ऊपर बात करनी है, कि जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है ना, प्रौद्योगिकी, उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मतलब है दुनिया के देश और अन्य समूह आपस में कैसे जुड़ते और संवाद करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मतलब समझ रहे हो कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो आपस में कैसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, और संवाद करते हैं। प्रौद्योगिकी ने इस प्रणाली को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये जो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इस प्रणाली को प्रौद्योगिकी ने क्या करा है, बदल दिया है। इसने देशों को मजबूत और एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद की है, लेकिन साथ ही इसने कुछ नई समस्याओं को भी पैदा किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के आ जाने से कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने क्या देखा कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनके हथियार और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। नई तकनीक ने बंदूक, हवाई जहाज़, टैंक, परमाणु बम जैसे जो हथियार हैं ये बन गए हैं। इन हथियारों ने युद्ध लड़ने और अपनी सुरक्षा का तरीका अब बदल दिया है। परमाणु बम जैसे हथियार जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं, और वो विनाश का उनसे डर है, पर वो कहीं ना कहीं विनाश को रोकते भी हैं। अगर मुझे पता है कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और इंडिया के पास भी एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी तो इंडिया पे एटम बम फेंकने से डर लगेगा। इसे हम कहते हैं डेटरेंस। प्रौद्योगिकी ने कंप्यूटर हैकिंग और जासूसी जैसे नए तरीके भी लाए हैं, जिनसे देश और समूह एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ओवरऑल आप बताएंगे कि प्रौद्योगिकी का सैन्य शक्ति के अंदर क्या रोल है। इसको आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो कर लो। फिर हम देखेंगे प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था को। अब इसने हमारे व्यापार वगैरह पे क्या इम्पैक्ट किया। तो जहाज, हवाई जहाज, ये सब आ गया, इंटरनेट आ गया, तो सामान और जानकारी तो बढ़ गई है ना। हम क्या देखते हैं कि भाई वैश्वीकरण हो गया है। अब वैश्वीकरण का युग जो है कितना आगे बढ़ गया है कि अब तो एक दूसरी आइडियोलॉजी भी आ चुकी है जो वैश्वीकरण का क्या करने लगी है, विरोध करने लगी है। तो समझ लो कि कितना आगे आ गया है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1991 के बाद से वैश्वीकरण की शुरुआत होती है, जब हमने नई जो हमारी LPG पॉलिसीज थी उन्हें अपनाया था। तो हवाई जहाज वगैरह से सामान को, जानकारी को भेजने में मदद मिलती है। इससे देश और ज़्यादा एक दूसरे के क्या हो गए हैं, करीब आ गए हैं। फिर हमारी नई ताकतें, तकनीक की मदद से चीन और भारत जैसे देश तेजी से क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और ताकतवर बन रहे हैं। हालांकि व्यापार तो बड़ा है, फिर भी कुछ देश गरीब रह गए। तो भाई टेक्नोलॉजी का फायदा तो हुआ है, पर फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि कुछ देश गरीब रह गए। कभी कभी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं
या जरूरी सामान की सप्लाई क्या होती है गाइज, रुक जाती है। प्रौद्योगिकी और कूटनीति में हम देखते हैं कि फ़ोन और इंटरनेट से जो नेता होते हैं ना, वो आपस में जल्दी बातचीत कर लेते हैं और समस्याओं के हल भी वो निकालते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। देश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि देशों में आपस में जो भरोसा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तकनीक की वजह से गलत खबरें आसानी से फैल जाती हैं, जो भ्रम और विवाद को भी पैदा करती हैं। तो ये ओवरऑल हम क्या बता रहे हैं, ये हम तकनीक का रोल बता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यह आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पेपर है, तो सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे ही डिस्कस होंगी। प्रौद्योगिकी ने वैश्विक नियम क्या करा, अब हम देखते हैं कि नई नई समस्याएं आ गई। जलवायु परिवर्तन आ गया, साइबर अपराध और अंतरिक्ष की गतिविधियों जैसे मुद्दे देशों को मिलकर नए नियम बनाने पर मजबूर करते हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दे आ गए हैं, जैसे कि साइबर अपराध होने लग गए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ये खतरा है। जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, ये भी तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ऐसे मुद्दों पर जो देश हैं उन्हें आपस में जुड़ने की आवश्यकता है। तकनीक इतनी जल्दी बदलती है कि कई बार नियम और कानून पीछे रह जाते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ती हैं। कभी कभी शक्तिशाली देश या कंपनियां नियमों का पालन ही नहीं करती, भाई ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि प्रौद्योगिकी ने देशों के बीच संबंधों को बदल दिया है। इसने दुनिया को ज़्यादा जुड़ा हुआ और क्या करा है, ताकतवर बनाया है, लेकिन साथ ही नए खतरे और चुनौतियां भी लाई हैं। देशों को मिलकर काम करना होगा और नई स्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। पीडीएफ कुछ देर में अपलोड हो जाएंगे, आप लोग उन्हें ज़रूर डाउनलोड करना, और इसके बाद पार्ट 4 वीडियो भी आएगा। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ट्रांसनेशनल मूवमेंट का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोगों का आवागमन होता है ना, ठीक है, उसका डायस्पोरा का क्या रोल होता है इस आवागमन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस आवागमन को बढ़ावा देने के लिए डायस्पोरा का क्या रोल है। तो डायस्पोरा क्या होता है, तो डायस्पोरा उन लोगों का समूह होता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन अपने मूल देश से वो अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अगर म्यांमार से इंडिया आ जाए पर फिर भी वो म्यांमार से संबंधों को बनाकर रखे, तो ये डायस्पोरा कहलाता है। डायस्पोरा का एक लोगों की जो मूवमेंट होती है ना, ट्रांसनेशनल मूवमेंट में एक बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग इंडिया से कनाडा जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पे भी डायस्पोरा एक रोल प्ले करता है गाइस। डायस्पोरा क्या करता है, देशों को आपस में जोड़ता है। डायस्पोरा के लोग अपने पुराने और नए देश दोनों से मजबूत रिश्ते बना के रखते हैं, और दो देशों के बीच हम क्या देखते हैं कि जो संस्कृति है, ठीक है, विचार हो गया, वो सब आपस में क्या हो रहे हैं, उनके जुड़ जाते हैं। और माइग्रेशन, प्रवास को बढ़ावा ये देता है। डायस्पोरा अपने परिवार और दोस्तों को नए देश में आने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। अब अगर कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो वो सोचेगा कि उसकी फैमिली भी ऑस्ट्रेलिया आ जाए, उसके फ्रेंड्स भी ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो डायस्पोरा जो है वो प्रवास को बढ़ाएगा। नौकरी के लिए, घर के लिए, किसी भी रीज़न से वो लोग वहाँ पे जाते हैं। डायस्पोरा के लोग अपने मूल देश और जहाँ वे रहते हैं दोनों जगह निवेश करते हैं या व्यवसाय को क्या करते हैं गाइस, शुरू करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा, तो वो दोनों देशों से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, दोनों जगह निवेश करते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होते हैं, देशों के बीच में मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स में हमने इसको समझा है। 3-4 पॉइंट्स अभी आगे और भी बताऊंगी कि डायस्पोरा पहले क्या होता है, फिर जो डायस्पोरा है वो क्या काम करता है, देशों को जोड़ने का काम करता है ना। माइग्रेशन जो होती है, प्रवास को बढ़ावा देता है, और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है वो। और अब हम देखेंगे कि जब लोग
अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। संस्कृति के अलावा भाषा का आदान प्रदान होता है, परंपराओं का आदान प्रदान होता है। तो वे अपनी संस्कृति को, भाषा को, परंपराओं को क्या करते हैं, नए देशों में जाकर उन्हें फैलाते हैं। साथ ही नए विचार और ज्ञान अपने मूल देश में भी भेजते हैं। अब वहाँ पे जब वो कुछ नया सीखते हैं ना, तो अपने मूल देश में बताते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि लोग जो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, जो बाहर के देशों में रहते हैं, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बाहर के देशों की, वो अपने मूल देश में भेज रहे हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें कैसी होती हैं, घर कैसे होते हैं, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, लोगों का जो वर्किंग है वो कैसा है। तो इससे समाज का और संस्कृति का विकास होता है। डायस्पोरा का राजनीतिक प्रभाव भी होता है। अब जो डायस्पोरा लोग होते हैं वो दोनों देशों की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं। अपने देश में सुधार या किसी राजनीतिक आंदोलन का समर्थन विदेश से भी वो कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान विदेश में रहता है और अब वो भारत के अंदर किसी आंदोलन का समर्थन करना चाहता है, तो वो कर सकता है ना विदेश से भी। तो डायस्पोरा का हमें एक लॉन्ग टर्म राजनीतिक इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष देके बता देंगे कि डायस्पोरा लोगों, विचारों, धन और संस्कृति को देशों के बीच गतिशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के आवागमन को भी क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, लोगों के आवागमन को। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आपको ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, इनका लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब एग्ज़ाम ना 2020 और 22 जैसा नहीं आता। अब एग्ज़ाम थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट आने लग गया है। आप लोगों को हो सकता है कि MPS 1 का ईजी लगे, बट MPS 2 और MPS 4 में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। MPS 3 आप लोगों को ईजी लग सकता है मे बी, बट 2 और 4 आपको मैं बता रही हूँ कि इसकी तैयारी ध्यान से करो, बिकॉज इसमें काफ़ी बार बच्चों की बैक लग जाती है। ओके।